नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी से मोदी कैबिनेट को लेकर बात करना चाहता हूं। मोदी कैबिनेट के सभी मंत्रालयों का बंटवारा कल शाम कर दिया गया। इस बार मोदी कैबिनेट में कुल 72 मंत्री हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने सभी बड़े मंत्रालय अपने पास रखे हैं और लगभग उन्हीं लोगों को मंत्रालय सौंपे गए हैं जो 2019 में इन लोगों के पास थे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये पुरानी बोतल में नई शराब जैसी बात है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इस बार पांचों लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने एक बार फिर क्लीन स्वीप किया है। साल 2019 की तरह साल 2024 में भी बीजेपी को उत्तराखंड की जनता ने जमकर अपना प्यार दिया और पांचों सीटें उन्हें जिताकर दी। इस बार अनिल बलूनी को पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से उठाया गया था। इसके बाद इस बात की प्रबल संभावना थी कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो अनिल बलूनी को कोई भारी भरकम मंत्रालय मिल सकता है। अनिल बलूनी के प्रचार के लिए जब यहां चाहे राजनाथ सिंह आए हों या फिर अमित शाह, इन दोनों ने इस बात की संभावना भी जताई थी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनिल बलूनी के संबंध है, उससे इस बात की प्रबल संभावना थी कि अनिल बलूनी अगर जीत के आते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा मंत्रालय मिलेगा। गणेश गोदियाल ने अनिल बलूनी को पौड़ी गढ़वाल पर कड़ी टक्कर दी। इसके बावजूद वो 1 लाख के अंतर से यहां की सीट निकालने में सफल रहे। इसके बाद हर किसी को लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनिल बलूनी को एक बड़ी जिम्मेदारी देंगे। मेरे कुछ अपने सूत्रों ने भी इस बार की तस्दीक की थी कि अगर अनिल बलूनी यहां से चुनकर आते हैं तो इन्हें इस बार कोई बड़ा मंत्रालय जरूर मिलेगा। लेकिन जिस तरह की घटनाएं लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आई, उसके बाद ये सब कुछ एक सिगुफा ही साबित हुआ। दरअसल बीजेपी इस बार अपने दम पर कोई बहुमत हासिल नहीं कर पाई और वो 240 सीटों पर निपट गई। इसके बाद उसे सरकार चलाने के लिए एनडीए के सहयोगी दलों पर ज्यादा निर्भर होना पड़ा, चाहे वो जेडीयू हो या फिर टीडीपी। लेकिन अगर इस मंत्रिमंडल में बंटवारों को देखा जाए तो मंत्रियों को जिस तरीके से बंटवारे मिले हैं उसमें बीजेपी ने अपना पलड़ा भारी रखा है। हालांकि अपने सहयोगियों को इस बार उसने करीब 11 मंत्रालय बांटे हुए हैं। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सबको चौंकाते हुए अजय टम्टा को पीएम मोदी ने राज्य मंत्री बनाया है। उन्हें सड़क एवं परिवहन विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है। नितिन गडकरी उनके बॉस होंगे। नितिन गडकरी को उनके कामों के लिए जाना जाता है। यहां गौर करने वाली बात होगी कि अजय टम्टा के साथ साथ हर्ष मल्होत्रा को भी सड़क एवं परिवहन विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है। यानी कि सीनियर बॉस नितिन गडकरी रहेंगे और उनके जो जूनियर्स होंगे उसमें अजय टम्टा के साथ हर्ष मल्होत्रा भी होंगे। अगर हर्ष मल्होत्रा की बात करें तो वो पूर्वी दिल्ली से जीत कर आए हैं। यहां उन्होंने आप आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को 1 लाख के अंतर से हराया है। कुलदीप कुमार को पूर्वी दिल्ली में एक मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा था आम आदमी पार्टी का, लेकिन हर्ष मल्होत्रा ने यहां से चुनाव जीतकर आलाकमान को अपने भरोसे में लिया और इसी का नतीजा है कि आलाकमान ने उन्हें भी एक महत्वपूर्ण विभाग सौंपा। लेकिन सोचने की बात है कि क्या उत्तराखंड में जिस तरीके से राज्य मंत्री का पद अजय टम्टा को दिया गया है, क्या ये एक झुंझुना नहीं है? क्योंकि उत्तराखंड की जनता जिस तरीके से लगातार बीजेपी को चुनाव दर चुनाव जिता रही है, उसके बाद सबको उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी इस बार उत्तराखंड की जनता को कुछ बड़ा देंगे और उत्तराखंड से जिस भी सांसद को मंत्री बनाया जाएगा उसे कोई बड़ा विभाग मिलेगा। लेकिन ये सब बातें हवा ही साबित हुई हैं और अजय टम्टा को सिर्फ राज्य मंत्री पद से संतोष करना पड़ा है। अगर अजय टम्टा के राज्य मंत्री बनने की बात करें तो अगर इस पूरे गणित को देखा जाए तो ये समझ में आता है कि बीजेपी ने यह फैसला राज्य की जातिगत समीकरणों को देखते हुए भी लिया है, क्योंकि अजय टम्टा उत्तराखंड का एक दलित बड़ा चेहरा है। बीजेपी की तरफ से बीजेपी के बड़े दलित नेताओं में वो गिने जाते हैं। यशपाल आर्या जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हो गए थे और साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वो वापस कांग्रेस में लौट गए। उनके बीजेपी में आने के बाद यशपाल आर्या बीजेपी का सबसे बड़ा दलित चेहरा बन गए थे, लेकिन जब वो वापस कांग्रेस में चले गए तो उसके बाद अजय टम्टा को एक मजबूत दलित चेहरा लगातार बताया गया। अजय टम्टा की आरएसएस से नजदीकियां भी जगजाहिर है। इसके बाद उनकी किस्मत या राजयोग ही उनकी किस्मत में कहा जाएगा कि जो उन्हें एक बार फिर से राज्य मंत्री पद के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि बातें यहां तक की जाने लगी थी कि
जनता के बीच उनको लेकर काफी नाराजगी है और उनका टिकट भी इस बार कट सकता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी ने अजय टम्टा को लगातार चौथी बार अल्मोड़ा लोकसभा सीट से उठाया और उन्होंने यहां से जीत की हैट्रिक लगाई। 52 साल के अजय टम्टा के लिए निजी तौर पर राज्य मंत्री के तौर पर वापसी एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन अगर राज्य के हित में देखा जाए तो ये ऐसा लगता है कि ये राज्य के लिए एक झुंझुना जैसा ही है। उत्तराखंड की जनता लगातार 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार बीजेपी को जिताती रही है, चाहे वो 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत देना हो या फिर साल 2014 में लगभग 60 सीटों के साथ बीजेपी को विधानसभा चुनाव जिताना। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वही कहानी दोहरा गई और बीजेपी ने यहां लगभग 55 से 60% वोट शेयर के साथ सारी सीटें जीती। इस बार साल 2024 की बात करें तो भले ही बीजेपी का वोट शेयर यहां पर थोड़ा बहुत कम हुआ हो, लेकिन उसने 5 सीटें अच्छे खासे मत से जीती। यहां सभी सीटें उसने करीब 1 लाख से ऊपर के मार्जिन से जीती और जो सबसे बड़ी जीत उन्हें नसीब हुई वो हुई नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर। यहां पर बीजेपी के अजय भट्ट ने प्रकाश जोशी को करीब 3.5 लाख वोटों से हराया। अजय भट्ट जो साल 2019 की बीजेपी वाले कार्यकाल में रक्षा राज्य मंत्री थे, उन्हें इस बार कोई पद नहीं दिया गया और उनकी जगह अजय टम्टा को इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कैबिनेट में शामिल किया है। लेकिन फिलहाल हम जैसी बात कर रहे हैं कि अजय टम्टा को राज्य मंत्री पद मिलना उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर एक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन राज्य के हित में देखा जाए तो सभी को उम्मीद थी कि उत्तराखंड में जिस तरीके के हालात हैं, उत्तराखंड को जिस तरीके से बीजेपी को लगातार उत्तराखंड की जनता का स्नेह मिल रहा है और यहां पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। धामी के यूसीसी लागू करने के फैसले के बाद जिस तरीके से यूसीसी को लेकर पूरे देश में बीजेपी ने माहौल बनाया और बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव में भी यूसीसी को लेकर काफी बातें कही, धामी सरकार की इसे लेकर काफी तारीफ की। इसके बाद ये कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी यहां पर शानदार प्रदर्शन करती है तो उसे एक अच्छा खासा मंत्रालय मिलेगा, उत्तराखंड के नेता मजबूत होंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अजय टम्टा को राज्य मंत्री भले ही बनाया गया हो, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी जैसे दिग्गजों को दरकिनार कर उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संगठन में वो कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं। उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद लगातार इस बात के कयास थे कि उन्हें कहीं सेटल किया जाएगा और जब उन्हें हरिद्वार से हरीश रावत के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया तो इसके बाद इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर वो भी जीत के आते हैं तो उन्हें भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। और अगर वहीं हम बात करें तो हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां बीजेपी का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं रहा, हरियाणा में जहां बीजेपी ने 10 में से 10 सीटें साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी, इस बार वो सिर्फ वहां 5 सीटों पर सिमट के रह गई। उसमें भी अगर गुड़गांव सीट की बात करें तो गुड़गांव सीट पर राज बब्बर ने इंद्रजीत राव को अच्छी खासी टक्कर दी और वो मात्र 75,000 वोटों के अंतर से राव इंद्रजीत से हार गए। राव इंद्रजीत को भी स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय भी मोदी कैबिनेट में मिला है। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। तो इस तरीके से देखें कि हरियाणा में 10 सीटें थी और हरियाणा में 5 सीटें जीतने के बावजूद वहां से तीन लोगों को कैबिनेट में शामिल किया गया। जानकार बता रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में अक्टूबर में चुनाव होने हैं। ऐसे में ये बात कही जा रही है कि इन चुनावों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी इस बार बीजेपी का प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा था। इसके बावजूद महाराष्ट्र से 7 लोगों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। इसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता शामिल हैं। नितिन गडकरी को एक बार फिर सड़क एवं परिवहन विभाग सौंपा गया है, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। उनके अलावा पीयूष गोयल जो इस बार मुंबई से उठे थे, उन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वहां से एकनाथ खड़से की बहू को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरीके से महाराष्ट्र में भी अक्टूबर में चुनाव है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्री पद सौंपे गए हैं, ऐसा लगता है।
इसके अलावा राजस्थान में भी जहां बीजेपी का कोई खास प्रदर्शन नहीं हुआ था, वहां भी राजस्थान से भी कई नेताओं को मंत्री बनाया गया है। यहां तक कि केरल में एक सीट जीतने वाले शिव गोपी के साथ साथ एक मंत्री पद और भी बीजेपी ने दिया है और मोदी कैबिनेट में 2 लोगों को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर अगर इस पूरे मोदी कैबिनेट को देखें और उत्तराखंड से इसका संबंध जोड़ें तो ये साफ नजर आता है कि उत्तराखंड को पीएम मोदी ने एक झुंझुना ही दिया है। आपको पता होगा कि पीएम मोदी लगातार उत्तराखंड में ये बात कहते आए हैं कि उत्तराखंड से उनका काफी पुराना नाता है। वो यहाँ के पानी और जवानी को देश के काम आने की बात करते हैं, लेकिन इस मंत्रिमंडल को देखा जाए तो लगता नहीं कि उन्होंने कुछ प्रदेश की जवानी और पानी को देखते हुए और यहाँ के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उत्तराखंड को कोई बड़ा कैबिनेट पद दिया है। राज्य मंत्री का झुंझुना एक बार फिर से उत्तराखंड को सौंप दिया गया है। उनके कार्यकाल में रमेश पोखरियाल निशंक को ही शिक्षा विभाग का मंत्रालय 2019 में दिया गया था, जो कि एक भारी भरकम मंत्रालय माना जाता है, लेकिन उन्हें भी जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया तो उनसे ये विभाग छीन लिया गया और ये विभाग धर्मेंद्र प्रधान को दे दिया गया। बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं। उड़ीसा में इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 में से 20 सीटें जीती हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में भी उसने अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया है और नवीन पटनायक 24 साल बाद सत्ता से बाहर हो गए हैं।